हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही नया चैप्टर। बहुत ही नया चैप्टर मीन्स आप बहुत लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। और ये जो चैप्टर है इजी भी है, कुछ लोगों के लिए टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि थियोरेटिकल है बहुत ज़्यादा। आपसे यहाँ पर लॉ के अंदर पहले मैं बता देता हूँ, वी विल बी टॉकिंग हियर फॉर सीए फाइनल। ठीक है, सीए फाइनल के अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, राइट। अभी चेंज होने के बाद में यहाँ पर पहले अलाइड होता था, अब इकोनॉमिक लॉज आपको यहाँ पर आ गया है। इन दोनों के साथ में एक और बीच में इन्होंने जोड़ रखा है एक पार्ट में, वो है सिक्योरिटीज़ लॉ। ठीक है, उस सिक्योरिटीज़ लॉ के अंदर दो आते हैं पार्ट्स। ठीक है, पहला चैप्टर आपको आता है सिकरा और दूसरा चैप्टर आपको आता है यहाँ पर सेबी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है सिकरा के बारे में। सिकरा यहाँ पर SCRA एक्ट है, इसी के साथ में इसके रूल्स भी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे। तो 1956 एक्ट है और 1957 के रूल्स है जो इसके साथ में अप्लाई होते हैं। सो ये हमारा सबसे पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? जैसे कि आपको टाइटल दिख गया होगा, वी विल बी डिस्कसिंग सम बेसिक्स कि यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये एक्ट, रूल्स क्या है थोड़े बहुत। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट, यानी कि पूरा एक्ट को हम किन डिवाइडेशंस के साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़। और तीसरा फिर हम चालू करेंगे डेफिनेशंस को पढ़ना। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर्स में से आती है, स्पेशली MCQ आने के बाद में बड़े चांसेस बढ़ गए हैं बॉस काफ़ी चीज़ों के। तो डेफिनेशंस हम यहाँ पर समझेंगे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है C&D, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। इसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बेसिक्स है, बेसिक वाला वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इंट्रोडक्शन, आई नो थोड़ा लंबा हो गया बट मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी आपको यहाँ पर नोट्स दिखने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ये जितने भी आपको नोट्स दिख रहे हैं ये मॉड्यूल बेस्ड नोट्स हैं। यहाँ पर मैंने मेरे मन से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है। एक्स्ट्रा नहीं जोड़ा है मीन्स सिंप्लीफाई तो ज़रूर किया है, उसी को नोट्स कहते हैं हम। बट मॉड्यूल के फ्लो में ही यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, बट अगेन फ्लो की जब हम बात करेंगे तो मॉड्यूल में बहुत चीज़ें उल्टी सीधी है। उल्टी सीधी यानी कि कोई भी सेक्शंस का एकदम अच्छा फ्लो नहीं है। तो मैंने क्या किया है, उनको कुछ बंडल्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे आपको सेक्शंस को रिमेंबर करने में, याद करने में, रिकॉल करने में बहुत ईजी हो जाएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। ठीक है, और उसी को मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट यहाँ पर बोलता हूँ, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि हम कैसे कैसे किन किन पार्ट्स में कैसे वीडियोस में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मॉड्यूल बेस ही चलने वाला है। यानी कि जो आपको वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, आप एज इट इज़ अगर उनको याद कर लेते हैं तो वो आप लिख पाएंगे। और कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझाने वाला हूँ, एट द सेम टाइम मैं आपको यहाँ पर मेमोरी टेक्निक्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, सो नाउ सिकरा। भैया सिकरा का फुल फॉर्म क्या है? तो सर आपने बताया सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। सबसे पहली बात तो ये बात पक्की है सर, ये एक्ट है और इसके जो रूल्स है वो 1957 है। सर यहाँ पर जो वर्ड आया है वो है सिक्योरिटीज़, यानी कि सिक्योरिटीज़ का बाइंग, सिक्योरिटी का सेलिंग, इन सब से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो कौन करता है? तो सर हमको पता है स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर कंट्री में बने हुए। स्टॉक एक्सचेंजेस ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है, राइट। तो ओके सर, मतलब सर सिक्योरिटीज़ के जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इन शॉर्ट सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक्ट है ये और किसी के ऊपर नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ही अप्लाई होता है क्या? यस, क्योंकि वही सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं यहाँ पर, बराबर है। बट सर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, राइट, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, हम जैसे लोग क्लाइंट्स होते हैं, तो सर उनके ऊपर भी एक्ट अप्लाई होता है क्या? तो मैं आपको आगे ले चलूँगा, वैसे वैसे बताऊँगा। मेनली ये बताता है स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे रिकॉग्नाइज होता है, कैसे लिस्ट होता है, कैसे डिलिस्ट हो सकता है, किन किन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी आया ना तो कॉन्ट्रैक्ट को भी समझना पड़ेगा, किस किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी वाले यहाँ पर ट्रेड होते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें इसमें चलने वाली है। रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्या है, सेबी का रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रूल्स कैसे बनते हैं, अमेंड कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, बायलॉज कैसे बनते हैं, बायलॉज कैसे अमेंड होते हैं, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया है। इन शॉर्ट सर हम ब्रोकर्स वोकर्स का तो इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हम बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। करेक्ट, चलो आ जाओ। तो सर ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है? यस,
पूरी इंडिया के ऊपर ये अप्लाई होता है। पूरी इंडिया में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इंडियन कंपनीज के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिनके शेयर्स को ट्रेड किया जा रहा है, जो स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर रजिस्टर्ड है, उनकी बात यहाँ पर की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है बॉस? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, कोई भी एक्ट बनता है, रूल बनता है, अनडिजायरेबल ट्रांजेक्शन को प्रिवेंट करना है कि वो ना हो, बिजनेस को ढंग से रेगुलेट कर पाए, जो डीलिंग है वो वहाँ पर सही तरीके से हो, और उससे रिलेटेड दूसरे मैटर्स भी है जो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है? तो बॉस देखो, एक बात तो क्लियर है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज हमारे यहाँ पर कंट्री में कौन है भैया? दो है, हम जिनको हम जानते हैं, NSE और BSE। सिर्फ ये दो ही स्टॉक एक्सचेंज है क्या? नो, बहुत सारे दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस भी है, बट इनको हम क्या बोलते हैं? ये हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इनको हम? रिकॉग्नाइज्ड है यार, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिकरा। सिकरा बता रहा है उनको कि आपको यहाँ पर रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। किससे लेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से लेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? सेबी को कर रखी है। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देते जा रहा हूँ साथ साथ में, आगे MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाली है। सब कुछ हम यहाँ पर सेक्शंस के साथ में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके। एनीवे, कमिंग बैक, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है सर। ये रिकॉग्नाइज होने के लिए क्या करना पड़ता है? वही तो प्रोसेस है जो हमको यहाँ पर पता करनी है। मतलब सर ऐसे स्टॉक एक्सचेंजेस, उन सब के ऊपर, मतलब सर वैसे तो ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ के ऊपर, ऑल टाइप ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर ये एक्ट अप्लाई होता है, बट फिर भी नॉन एप्लीकेबिलिटी कुछ दे रखी है। क्या है भैया? शैल नॉट अप्लाई टू द गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई लोकल अथॉरिटी, स्पेशल लॉ के अंदर किसी कॉर्पोरेट सेटअप है वो, या फिर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे के एग्जम्प्ट कर रखा है वो। उनका ही कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज़ें स्टॉक एक्सचेंज पर अपने खुद के बॉन्ड्स इशू करती है, अपनी खुद की सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, तो उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई। गवर्नमेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड, लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड, कोई भी स्पेशल लॉ में कोई एक्ट बनाया गया है, सेटअप है, उससे रिलेटेड, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको एग्जाम कर रखा है उनसे रिलेटेड, इनके अलावा बाकी सब पर ये अप्लाई होता है। इनके ऊपर नहीं अप्लाई होता है तो नॉन एप्लीकेबल है। इस बात को आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलें, सिंपल सी बात है। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट की बात करते हैं। तो इसको ना आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ये पहला लेक्चर है इस वीडियो के अंदर, तो हम बहुत ही सबसे बेसिक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस होगा, एंड सो ऑन। मैं आपको टाइटल बना बना के देते जाऊंगा, आप आगे देखते जाएंगे, आपको सब कुछ मिलते जाएगा। ठीक है, बट अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे, बट फ्लो पूरा ये चलने वाला है। मीन्स आपको मिनिमम से मिनिमम टोटल आपको यहाँ पर 7 वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे इस पूरे, और मैं 7 वीडियोस को बना रहा हूँ, एक वीडियो बना सकता हूँ मैं, बट बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। जिसको एक छोटा सा टॉपिक देख रहा हूँ वो वीडियो पूरा देख लो, उसका काम हो जाए। जिसको पूरा देखना है वो 7 वीडियोस देख लो, क्या दिक्कत है? 1.5x पे किया, फटाफट देखा, रिवीजन हुआ। ठीक है, रिविजनरी वीडियोस हैं, एट द सेम टाइम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ओके, सो बेसिक्स हैं। एप्लीकेबिलिटी हमने ऑलरेडी देख ली है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को मैं आपके साथ में चालू करने वाला हूँ, फिर C एंड D का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर चालू करूँगा। उसके बाद जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लब्स बनाए मैंने, क्लब 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 क्लब, दिख रहा है आपको? ये क्लब्स मैंने क्यों बनाए? ताकि आपको सेक्शंस याद रहे। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम समझ लेंगे कि भैया स्टॉक एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन स्टॉक एक्सचेंज का कैसे होता है, डीम्यूचुअलाइजेशन कैसे होता है, तब हमें बताना पड़ेगा कि सर ये जो आप रिकॉग्निशन की बात कर रहे थे, ये रिकॉग्निशन कैसे मिलता है। तो उसके लिए हम आएंगे सेक्शन 3, 4, 5 के पास में। 3 बोलेगा रिकॉग्निशन के लिए कैसे एप्लीकेशन दी जाती है, 4 हमको प्रोसीजर बताएगा, 5 के अंदर आपको बताया जाएगा कि रिकॉग्निशन आपसे लिया भी जा सकता है, विड्रॉ भी किया जा सकता है। तो वो हमारा सेकंड वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। ये है पावर क्लब। पावर क्लब बात करता है कि बायलॉज को या फिर रूल्स को, इन बायलॉज या रूल्स को बनाना और इनको अमेंड करना है। क्या बोला मैंने? मेक या फिर अमेंड करने के लिए किन किन के पास में पावर है? 2 ही एंटिटी हमारे पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेबी हमारे पास में, और तीसरी एंटिटी भी है ना सर, आप भूल रहे हैं, वो क्या है? स्टॉक एक्सचेंज यार। तो ये चारों सेक्शंस ने कुछ डिवाइडेशन की, उन चारों को मैं एक साथ पढ़ाऊंगा एक वीडियो के अंदर। फिर अगला क्लब लूंगा मैं, ए क्लब। उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ए वाले सेक्शंस है ना, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फिर है इंपॉर्टेंट अल्टीमेट फ्लो क्लब, जिसमें हमने बहुत सारे सेक्शंस लिए, 11 और 12। 11 और 12 बोल रहा है भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सुपरसीड करती है, सस्पेंड कैसे किया जाता है। ये दोनों एस वाले क्लब है, आप इनको याद कर सकते हैं। और फिर ये कुछ सेक्शंस हैं,
ठीक है, जो यहाँ पर बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर प्रोहिबिटेड एरिया होते हैं, नोटिफाइड एरिया होते हैं, गवर्नमेंट किन सिक्योरिटीज़ में डीलिंग करे तो उनको वॉइड बोलती है, ये इन 4 सेक्शंस में कवर किया जाएगा। सिंपल डिस्टिंग लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, और फिर 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन कि भैया ये तो एक डिविडेंड से रिलेटेड सेक्शन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे कि डिविडेंड का हकदार कौन है, टाइटल टू डिविडेंड इसको बोला जाता है। ठीक है, और 15th में हम एक बेसिक सी बात समझेंगे कि जो मेंबर्स हैं वो प्रिंसिपल जैसे एक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए उनको लास्ट में रख रखा है। ओके गाइज, तो ये पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एक्ट समझा दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई नो थोड़ा टाइम लगा है, बट आगे के वीडियोस देखने में आपको बहुत ईजी रहेगा, पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट होगी ना उनको ज़्यादा ध्यान देंगे, चिंदी डेफिनेशन को हम उड़ा देंगे फटाफट। ठीक है, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट। यार अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पता है ना यार, बचपन से सीपीटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो भी देखना ज़रूरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना छूट जाए वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँगा। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, और उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ था सिक्योरिटीज, याद है ना। सो सिक्योरिटी नाम दिया गया ना कॉन्ट्रैक्ट के आगे, तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो परचेज या सेल ऑफ सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डिटेल्स लिखी जाती है प्रपोज ट्रांजेक्शन की। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, सो कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट की कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि इक्विटी के अंदर या फिर प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर या डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है, बट हम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमको यहाँ पर समझनी है। SPA जिसे हम बोलते हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, देखिए बहुत कम लोग कवर करते हैं, MCQs आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मेजॉरिटी डेफिनेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आइए फटाफट, शेयर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है। शेयर परचेज एग्रीमेंट भैया नाम से ही पता चल रहा है ना, आ जाओ। सो शेयर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, नाम से पता चल रहा है भैया यार, शेयर परचेज एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट परचेज के लिए बनाया जाता है, जिसमें हम शेयर्स को परचेज कर रहे हैं, जहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखा जाता है। कंपनी के शेयर्स को जब परचेज करने के लिए जो एग्रीमेंट तैयार होता है, सेल या परचेज दोनों आ गया इसमें। ठीक है, सेल या परचेज दोनों आएगा ना, तो उसके लिए जो एग्रीमेंट होता है उसे SPA कहते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज टू बाय और सेल अ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न ऑल्सो। सर क्या बात कर रहे हैं, यस। अरे यार एक कंपनी A है, दूसरी कंपनी B है, अब B पूरी A को ओवरटेक कर रही है, तो इसके जितने भी शेयर्स हैं वो आगे ट्रांसफर होंगे तो SPA के थ्रू ही तो होंगे। तो गोइंग कंसर्न को भी यहाँ पर अगर बिजनेस चलता हो, बिजनेस को भी आगे निकालना है तो SPA को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मार्केट प्राइस बताता है शेयर्स की, उसके अंदर प्रीमियम अमाउंट भी आता है। भैया एक कंपनी बोली कि मेरी मार्केट प्राइस 100 रुपये है, मैं आपको पूरा बिजनेस हैंड ओवर कर रहा हूँ, 20 रुपये का प्रीमियम लूँगा, 120 रुपये पे ये पूरा शेयर एग्रीमेंट हमारा साइन होगा। उसके अंदर पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी पावर्स जो बोर्ड की है वो भी वहाँ पर लिखी जाती है, इसे SPA कहते हैं। ठीक है, तो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा जाता है, एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन रहता है शेयर्स का, नंबर, प्राइस, उनका प्रीमियम, कंडीशंस जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी सेल के पहले, डेट जब सेल होगी, मैनर ऑफ ट्रांसफ़र कैसे होगा, कोई इंडेमनिटी या प्रोटेक्शन अवेलेबल है क्या पार्टीज़ को अगर एक पार्टी यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं करती है, तो रिप्रेजेंटेशन और वारंटीज़ दोनों पार्टीज़ ने क्या क्या दी है, और क्या कंडीशंस है अगर वो नहीं हुई तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा एग्रीमेंट को। तो ये था SPA। ठीक है, शेयर परचेज एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है। अब दूसरा आ रहा है शेयर होल्डर एग्रीमेंट, जिसे हम कहते हैं SHA। ठीक है, ये एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट होता है। सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट मतलब SPA के साथ में SHA को भी बनाया जाता है। However, this document is not necessary in all the cases। लिख रखा है भैया, सब जगह ज़रूरी नहीं होता है। क्यों भैया, इसके अंदर ऐसा क्या है, होल्डर वर्ड आ गया ना, मतलब कि सर ये एक ऐसा एग्रीमेंट होगा जो होल्डर से रिलेटेड, शेयर होल्डर से रिलेटेड सारी बातें करेगा, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो ऑब्लिगेशन है शेयर होल्डर्स के, वो वहाँ पर लिखे जाएंगे। ऐसा कौन सा सिचुएशन है जब शेयर होल्डर्स कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो वो निकल सकते हैं, उसका मैनर क्या है, बराबर है, प्रोसीजर क्या रहेगा, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर शेयर होल्डर्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, डे टू डे ऑपरेशंस कंपनी के कैसे होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग राइट्स शेयर होल्डर्स को क्या मिलने वाले हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्पोजिशन क्या रहेगा। इन शॉर्ट शेयर होल्डर्स की बात चल रही है, शेयर होल्डर्स के साथ में बोर्ड भी रिलेटेड होती है, तो बोर्ड का कॉम्पोजिशन भी यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, शेयर होल्डर्स के राइट्स, शेयर होल्डर के ऑब्लिगेशन, ये 2 आपको यहाँ पर डिस्कस करने होंगे, इस एग्रीमेंट के अंदर लिखा दिया जाता है। शेयर होल्डर्स भैया अगर कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो उनका क्या होगा,
ट्रांसफ़र हो रहा है तो उनका क्या होगा, उनके बीच में अगर कोई इश्यूज़ हो गए तो कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, शेयर होल्डर को खुद को कंपनी एग्जिट करना है तो कैसे होगा। तो ये होता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट। मेरा कोशिश यहाँ पर क्या है, आपको बार बार सब चीज़ें कवर करवाने का। मॉड्यूल में जो भी चीज़ है आप फुल प्रूफ होके निकलोगे यहाँ से, बिल्कुल टेंशन मत करो, ठीक है। आई नो आपको मेरी यहाँ पर शक्लें नहीं दिख रही है, बट जिन्होंने देख रखी है उनको पता होगा। आई नो दैट इज़ अ डेफिनेट एक तरीका रहता है कनेक्ट करने का, बट लॉकडाउन में हमें ऐसा ही कुछ पढ़ाई करनी पड़ रही है, ठीक है। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है डेरिवेटिव। अब ज़रा ध्यान देना, ठीक है। ध्यान क्यों देना कि जिस फ्लो में मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूँ उसी फ्लो में सब कुछ चलने वाला है। सबसे पहले आपको डेरिवेटिव्स बताऊंगा। डेरिवेटिव्स के अंदर इंक्लूड होता है, पता है क्या इंक्लूड होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेरिवेटिव्स इंक्लूड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, ठीक है। पहले लिख दिया मैंने आपको। कमोडिटी डेरिवेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है, क्या लिख रखा है यहाँ पर, बिल्कुल लिख रखा है। क्यों? क्योंकि आगे जो अगली डेफिनेशन है वो यही है, कमोडिटी डेरिवेटिव, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो डेरिवेटिव, सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। कोई भी ऐसा सिक्योरिटी है जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट से डिराइव की जाती है, शेयर, लोन, वेदर सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, रिस्क इंस्ट्रूमेंट है कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है डिफरेंस के पेमेंट के लिए, उससे जो भी डिराइव किया जाता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। उस सिक्योरिटी से जो डिराइव किया जाता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। सो इट्स अ सिक्योरिटी डिराइव्ड फ्रॉम अ डेट इंस्ट्रूमेंट स्लैश शेयर स्लैश लोन इंस्ट्रूमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और सच contract which derives its value from the prices or index of prices of underlying securities। oh my god, मतलब सर आप थोड़ा एग्जांपल दीजिए ना। एग्जांपल ये बच्चों की, ये एक कंपनी के शेयर्स हैं। इंडेक्सेस की बात अगर हम करते हैं तो निफ्टी का नाम आपको पता होगा, निफ्टी 50, ठीक है। सेंसेक्स का आपको नाम पता होगा। तो क्या होता है यार, ये इंडेक्स के जो भी प्राइजेस तय होते हैं, रोज मार्केट में जो इंडेक्स के प्राइजेस चलते हैं, वो एक तरीके से अंडरलाइंग असेट है किसी कंपनी के शेयर्स। इंडेक्स 50 के अंदर टॉप 50 कॉर्पोरेट कंपनीज है हमारे पास में, जिसके हिसाब से इंडेक्स ऊपर नीचे होता है और शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है यार, राइट। तो अंडरलाइंग असेट क्या हो गया, वो कंपनीज के शेयर हो गए, और उनके ऊपर जब ट्रेड किया जाता है, तो हम उसको डेरिवेटिव्स नाम देते हैं। इसके अंदर कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी आता है। क्या लिखा है मैंने, MCX लिखा है, ठीक है। सच अदर इंस्ट्रूमेंट, इतना काफ़ी होगा। मतलब आप यहाँ पर पढ़ लो डेरिवेटिव मीन्स क्या है, ऊपर डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक तरीके से ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको प्रॉफिट बनाने में हेल्प करता है। बैटिंग लिखा है, हाँ, बैटिंग, यस सर। मेरा एक प्राइमरी एसेट है, प्राइमरी एसेट मैंने कोई कंपनी के शेयर्स पकड़ लिए, ठीक है, और मैंने बोला कि यार ये मेरा अंडरलाइंग एसेट हो गया, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी उस पर जब बेट किया जाता है तो उसके ऊपर से प्रॉफिट कमाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। ये स्टॉक्स के फॉर्म में हो सकता है, इंडाइसेस यानी कि इंडेक्स के फॉर्म में हो सकता है, कमोडिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है, करेंसी के, यार करेंसी पे भी भैया पूरा सट्टा चलता है, नहीं चलता है। एक्सचेंज रेट, फॉरेक्स में लोग कमाते हैं यार कि कल इतना फॉरेक्स का रेट होगा, डॉलर्स रुपीस कितना चलेगा, उसके हिसाब से लोग कमाते हैं। तो वो जो अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया वहाँ पर, अंडरलाइंग एसेट हो गया हमारा फॉरेक्स, और उसके ऊपर जो ट्रेडिंग की जा रही है, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली वो ट्रेड किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो अंडरलाइंग असेट्स होते हैं। इन अंडरलाइंग असेट की जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, और डेरिवेटिव्स को मार्केट में ट्रेड किया जाता है किस तरीके से, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप्स, इस तरीके से, ठीक है। बाकी तो आप अकाउंट्स पढ़ ही रहे हैं, फाइनल लेवल पे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव क्या है, वो सिंपली गुड से रिलेटेड है, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, इन सब चीज़ों में जो मार्केट चलता है कमोडिटी डेरिवेटिव है। गोल्ड का प्राइजेस, स्पेशली अभी लॉकडाउन में अगर आप देखेंगे गोल्ड के प्राइजेस बहुत फ्रिक्वेंटली हिट हो रहे हैं, 60,000 पर किलो तक आपका सिल्वर जाके आया है, ठीक है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो रोज़ ट्रेड कर रहा है 53 के, 54 के, सब लोग यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और MCX पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं, 53 का माल खरीद के रख रखा है। आगे फ्यूचर में हम सितंबर तक होल्ड करने वाले हैं इसको। अगर इससे ज़्यादा प्राइसेस आ गए तो निकाल के प्रॉफिट कमा जाएंगे, कम आ गए तो 53 मिनिमम आपको देना पड़ेगा, और उतना मार्जिन आपको MCX में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो MCX का अलग मार्केट है। बट हो क्या रहा है, अंडरलाइंग एसेट क्या हो गए, मेरे गुड्स हो गए, ठीक है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि कमोडिटी डेरिवेटिव एक ऐसा डेरिवेटिव है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो रेडी डिलीवरी
कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट अ रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फ्यूचर डेट पे हमें डिलीवरी मिलेगी, हम एक लॉक इन कर देते हैं कुछ पीरियड के लिए, जैसे कि मैंने आपको सितंबर वाला एग्जांपल दिया। तो कमोडिटी डेरिवेटिव पे गैम्बल किया जाता है और वो रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे पढ़ लूँ। फॉर डिफरेंसेस भैया 53 में लिया, 57 में बेचा, सितंबर के एंड में प्राइजेस मुझको मिलेगी, विच डिराइव्स इट वैल्यू फ्रॉम प्राइजेस और इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ सच अंडरलाइंग गुड्स और एक्टिविटीज। तो ये प्राइजेस कहाँ से आ रहे हैं? एमसीएक्स में यहाँ पर जो गोल्ड और सिल्वर का रेट चल रहा है वहाँ से आ रहे हैं ना, बराबर है? तो वहाँ से आ रहा है और उसके ऊपर ट्रेड किया जा रहा है और फ्यूचर में किया जाएगा। जो रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसको हम कमोडिटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो दैट ब्रिंग्स अस टू अ डिस्कशन वेयर हमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमको यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की। स्पेसिफिक में हम बात करेंगे ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, इस तरीके से टोटल हमें 5 कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करनी है। अब जैसे कि स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नाम लिखा हुआ है, स्पॉट मतलब क्या होता है जी? उसकी जो एक्चुअल डिलीवरी है ना और उसका जो पेमेंट है वो या तो सेम डे पे होगा, स्पॉट नाम है, ठीक है, या फिर वो नेक्स्ट डे पे हो जाएगा, या फिर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक्चुअल पीरियड जो है ना, जो लिया जाता है डिस्पैच करने के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए या पैसा रेमिट करने के लिए, ठीक है, वो यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, बट सर ये डेफिनेशन बहुत पुरानी है, क्योंकि सर आज तो ज़माना पूरा डीमैट का है, सब कुछ ऑनलाइन चलता है। तो ये डिस्पैच की तो चीज़ें छोड़ो आप, अगर डिपॉजिटरी वाला मामला बीच में आ रखा है तो सिक्योरिटीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है डिपॉजिटरी के एक अकाउंट के बेनिफिशियल ओनर के दूसरे बेनिफिशियल ओनर के डायरेक्टली अकाउंट में, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। मतलब स्पॉट डिलीवरी में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इसकी जो एक्चुअल डिलीवरी होती है वो कब होती है, या तो ऑन द स्पॉट यानी कि सेम डे होती है, ठीक है, या फिर वो नेक्स्ट डे हो जाती है। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। तो सर स्पॉट में और रेडी में क्या डिफरेंस रहेगा? रेडी तो थोड़ा सा आगे जाएगा, यस, तो ये भी इमिडिएटली इसका यहाँ पर डिलीवरी और पेमेंट हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 11 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है। ठीक है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉल्ड रेडी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रेडी फॉर एक्सटेंशन, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, एक्सटेंशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात चल रही है। रेडी की डेफिनेशन पढ़ लो अगली। मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ अ प्राइस ईदर इमीडिएटली और विद इन सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 11 डेज। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म ईदर होली और इन पार्ट। कैसे होता है भैया? बाय रियलाइजेशन ऑफ एनी सम ऑफ मनी बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट रेट एंड द सेटलमेंट रेट और क्लियरिंग रेट और द रेट ऑफ एनी ऑफसेटिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर पार्ट में कर रहे हो, होली में कर रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट रेट आपका चल रहा है लेट्स से 40 का, जब आपने सेटलमेंट किया 41 पे किया, तो ये डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वो भी सेटल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, बाय एनी अदर मीन्स व्हाटसोएवर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एक्चुअल टेंडरिंग ऑफ द गुड्स कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट ऑफ द फुल प्राइस देयरफॉर इज डिस्पेंस्ड विद एंड देन सच कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उनका कहना है कि अगर आप ये वाली बात करोगे, मतलब इनका कहना है कि यार अगर आप फ्यूचर वाली डेट पे चले गए, ये डिफरेंस वाला हिसाब करने लग गए आप, तो ये तो सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली तरीका हो गया। तो सर ये फिर रेडी तो बचा ही नहीं ना, ये रेडी नहीं बचा, ये स्पॉट नहीं बचा, ये एक तरीके से सर स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि आपने बोला कि मैं आपको 100 शेयर्स की क्वांटिटी 3 महीने के बाद में 90 रुपीज़ पर दूंगा। स्पेसिफिक क्वांटिटी एट स्पेसिफिक रेट एट फ्यूचर डेट, वो तो सर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम तो रेडी की बात कर रहे हैं, रेडी या तो इमीडिएटली होगा या फिर सर वो मैक्सिमम 11 डेज में हो जाएगा, और स्पॉट तो ऑन द स्पॉट हो ही जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर आप ये वाला ट्रांजेक्शन करने जाओगे जिसमें एक्चुअल टेंडरिंग बाद में की जाती है, पेमेंट फुल प्राइस का बाद में किया जाता है, तो उसको हम रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। इसलिए रेडी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को कैश ट्रेडिंग भी कही जाती है, कैश ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। वो या तो सेम डेट पर सेटल होते हैं या फिर शॉर्ट पीरियड जो 11 डेज का दे रखा है उसमें होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल और परचेज और ट्रांजेक्शन्स की होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो करते हैं वो हाथों हाथ होता है, पेइंग फॉर द गुड्स इमीडिएटली एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स टेकन प्लेस इंस्टेंटली। एक हाथ दे एक हाथ ले, इसलिए रेडी को और स्पॉट को मैंने यहाँ पर रखा है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल भी फ्यूचर वाली तरकीब से रिलेटेड नहीं है। ठीक है,
हमने यहाँ पर फ्यूचर वाली बात नहीं करी है। मैक्स 11 डेज़ के लिए हम यहाँ पर गए हैं, वरना सारी चीज़ें स्पॉट पे होती है। तो अब आ जाओ स्पेसिफिक के बाद में। तो स्पेसिफिक के तो मैंने बात आपको समझाई दी, समझाते कि भैया स्पेसिफिक पता है क्या, एक तरीके से सर जो हमने कमोडिटी डेरिवेटिव पढ़ा है वो यही है क्या? यस, वो यही है कमोडिटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी एक स्पेसिफिक रेट पर स्पेसिफिक फ्यूचर डेट के ऊपर सेटल किया जाता है स्पेसिफिक मैनर में, उसको हम स्पेसिफिक डिलीवरी वाला कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल कौन सा होगा, नॉन ट्रांसफरेबल कैसा होगा? तो देखो ट्रांसफरेबल की डेफिनेशन पता है क्या दी है? जो नॉन ट्रांसफरेबल ना हो तो नॉन ट्रांसफरेबल क्या है? नॉन ट्रांसफरेबल मतलब कि ऐसे डिलीवरी ऑर्डर्स, जैसे कि एग्जांपल दिया, जैसे कि रेलवे की रिसीट है, बिल ऑफ लेडिंग है, वेयर हाउस की रिसीट है, जो ट्रांसफरेबल नहीं होती है, जिनके ऊपर राइट्स और लाइबिलिटीज़ डिपेंडेंट होती है, वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। उनके अलावा बाकी सब ट्रांसफरेबल होते हैं। आ जाओ स्पेसिफिक देख लो भैया डेफिनेशन। मीन्स ए कमोडिटी डेरिवेटिव। क्या लिखा? कमोडिटी डेरिवेटिव हुआ ना यार, कमोडिटी डेरिवेटिव हम फ्यूचर वाली डेट पे कर रहे थे। जो एक्चुअल डिलीवरी स्पेसिफिक क्वांटिटी की, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ गुड्स की, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पर एक प्राइस फिक्स करके किया जाता है, या फिर ये बोला जाता है कि हम 1 सितंबर को प्राइस फिक्स करेंगे। क्या बोला मैंने? करेंगे। फ्यूचर में हम प्राइस अग्री करेंगे उस डेट पर। ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर बायर और सेलर को दोनों को मेंशन किया जाता है, बस। तो वो स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ट्रांसफरेबल जो नॉन ट्रांसफरेबल ना हो। नॉन ट्रांसफरेबल एक स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जिसमें राइट्स और लाइबिलिटीज अंडर विच और अंडर एनी डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस रिसीट, एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रिलेटिंग देयर टू आर नॉट ट्रांसफरेबल। जो ट्रांसफरेबल नहीं है बॉस, नॉन ट्रांसफरेबल स्पेसिफिक डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है। एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया लैंड का, या मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी भी चीज़ का, गुड्स का, ठीक है, वो गुड्स मेरे पास में जब आएंगे तभी मैं आपको पेमेंट करूँगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम दोनों के बीच में, ये नॉन ट्रांसफरेबल है बॉस। ये मैं जो गुड्स की रेलवे रिसीट है या जो बिल ऑफ लेडिंग है वो और किसी को दे दूंगा, उसके बेसिस पर कोई दूसरा बंदा ट्रांजेक्शन करेगा, पैसे उठाएगा, पॉसिबल नहीं है, नॉन ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ये हो गया। अब इतने सारे देख लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट, देखा आपने, हमने 5 तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर देखे। उससे पहले हमने डेफिनेशंस में कमोडिटी डेरिवेटिव्स को कवर किया, डेरिवेटिव से पूरी कहानी हमने चालू करी, ठीक है। और उससे पहले हमने क्या देखा? इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर परचेस एग्रीमेंट, और उससे पहले हमने मेनली बात कर ली कॉन्ट्रैक्ट की। क्या बहुत लॉजिकल फ्लो में जा रहे हैं हम, ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत। अब हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। फ्यूचर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे, ठीक है। फिर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन भी हम देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अकाउंट्स में सब तरीके की चीज़ें सॉल्व कर रखी है और आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें क्या है। डेफिनेशन पर्पस से चीज़ें पता होनी चाहिए। लॉ थोड़ा थियोरेटिकल भी है, एमसीक्यू आने लग गए हैं, थोड़ा सा पढ़ लो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जिसमें करेंसी को, कमोडिटी को, दूसरा एसेट्स को फ्यूचर डेट पर भेजा जाता है प्री डिटरमाइंड प्राइस के साथ में, जो अग्री किया जाता है आज की तारीख में। टुडे प्राइस अग्री कर ली गई है, सेल किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्री डिटरमाइंड प्राइस है किसी भी तरीके कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट दैट कॉल्स फॉर द फ्यूचर परचेज ऑफ अ गुड और अ सर्विस एट अ प्राइस अग्रीड अपॉन टुडे। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। विदाउट द राइट ऑफ कैंसिलेशन, कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा भैया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉरवर्ड ना आगे आने वाले टाइम में करेंगे, बराबर है। तो फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ नहीं है भैया, फ्यूचर एक तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बोला? फ्यूचर एक तरीके का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये लिखा था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व्ड आउट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड पजेस मेनी ऑफ द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर फ्यूचर नाम क्यों दिया भैया इसको? तो इन्होंने बोला कि ये क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जो स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज फ्यूचर डेट पर की जाती है। फ़र्क क्या है फिर दोनों में? फ्यूचर्स आर डिफरेंट फॉर फॉरवर्ड्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दिस सेटल एवरी डे। यहाँ पर रोज सेटलमेंट होता है, रोज आप कर तो रहे हो, बट आप उसमें अगला हर डेट एंड पे, हर डे के एंड पे आप सेटलमेंट कर लेते हो और आप अपना नुकसान और नफ़ा वहाँ पर आप मैनेज कर लेते हो, ठीक है। फ्यूचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फॉरवर्ड्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे सेटल एवरी डे and that the parties to a forward contract tend to bear more credit risk than the parties to future contract। क्यों भैया?
कोई क्लियरिंग हाउस वगैरह नहीं होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, गारंटी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला 6 मंथ्स के बाद में मैं आपको ये पूरा का पूरा अनाज जो मैंने उगाया है मैं आपको 500 रुपये में दूंगा। परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मतलब कि वो अनाज उगना चाहिए उतना देना चाहिए, यहाँ पर कोई क्लियरिंग हाउस बीच में नहीं होता है। बट फ्यूचर में क्लियरिंग हाउस बीच में आता है, रोज़ के सेटलमेंट होते हैं, रिस्क कम होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना वो यूजुअली कम विथ प्रीमियम फॉर द एडेड क्रेडिट रिस्क। फॉरवर्ड इसलिए क्रेडिट रिस्क के साथ में ही आता है, ठीक है। और इसी के साथ में ऑप्शंस का भी एक ऑप्शंस का ऑप्शन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन क्या बोलता है? ऑप्शन कुछ नहीं यार, बाइंग तेजी, मंदी यानी कि सेलिंग, तेजी मंदी, गली, पुट कॉल, ये सब क्या है भैया? ये सब बाय करना और सेल करना, इन दोनों के राइट्स को भी बाय करना और सेल करने का काम है। क्या बोला मैंने? बाय करना, सेल करना। मैंने बोला मैं फ्यूचर में आपसे बाय करूँगा तो आपने मुझे ये बाइंग का राइट बेचा है। आपको आई ये बात समझ में? आप अकाउंट्स में जब पढ़ेंगे सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आई डोंट होप कि आप कोई फाइनलिस्ट यहाँ पर पहली बार इस बात को समझ रहा होगा, ठीक है। सो बाइंग राइट्स को आपने बेचा जिसको मैंने खरीदा। सो किसी भी सिक्योरिटीज़ के लिए उसके राइट को, यानी किस राइट को? बाय करने और सेल करने के राइट को बाय करना और सेल करना फ्यूचर के अंदर, उसे यहाँ पर ऑप्शंस कहा जाता है सिक्योरिटीज़ के अंदर, ठीक है। ओके, उसमें प्री डिटरमाइंड प्राइसेस आ जाती है, विद इन अ सेट टाइम पीरियड यहाँ पर ये काम किए जाते हैं, ठीक है। ये डेरिवेटिव्स है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डिराइव करते हैं अपनी वैल्यू एक अंडरलाइन सिक्योरिटी या असेट के ऊपर। भैया रिलायंस के असेट शेयर का तो एक सहारा हो गया, ये मेरा अंडरलाइंग असेट हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूँ कि मेरे पास में इसके बाइंग राइट्स हैं कि मैं 2 महीने के बाद में इसके शेयर्स 500 में होगा तो बेचने का हक रखता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये अंडरलाइंग एसेट हो गया। ये जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा डेरिवेटिव हो गया एक तरीके से, ठीक है। सो ये होता है ऑप्शंस। आई बात समझ में? अब ज़रा एग्जाम्पल देखो, बड़ा सा एग्जाम्पल है, इसको आप मत देखो, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ सिंपल तरीके से। अब देखो दोस्तों, एक बंदा है, उसके पास में CJ कंपनी के शेयर्स रखे हुए हैं जिनका आज मार्केट प्राइस 100 है। मैं इनको 6 मंथ्स तक होल्ड करना चाहता हूँ, अभी बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे इसके प्राइस बढ़ेंगे तो मैं कमाऊँगा। बट अगर नहीं बढ़े तो, जितना मैं सोच रहा हूँ उतना नहीं बढ़ा तो, मैं सोच रहा हूँ कि जब 200 पे आएगा तो इतना तो आना चाहिए, कम से कम डबल तो कमाऊँ मैं इसके ऊपर, मैं इसको रखता हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं ऑप्शंस के यानी कि डेरिवेटिव का ऑप्शन में चूज़ कर सकता हूँ। कैसे? लेट्स से मैं हूँ, यानी कि ए है, ए ने इस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उसने बी के साथ में ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस का, तो उसने पुट ऑप्शन लिया। पुट ऑप्शन लिया मतलब कि उसने बाय किया एक ऑप्शन टू सेल इट्स शेयर्स इन द फ्यूचर 6 मंथ्स में टू पर्सन बी एट 210। ऑब्लिगेशन है क्या? कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मार्केट प्राइस क्या थी? 100। अब फ्यूचर में मार्केट प्राइस लेट्स से 6 महीने के बाद में मार्केट प्राइस हो गई 250। आपको क्या लगता है वो 210 में भाई साहब को भेजेगा कि वो इधर मार्केट में जाके बेचेगा? ऑब्वियसली वो मार्केट में जाके बेचेगा, तो वो यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगा। कितने का प्रॉफिट कमाएगा वो? 100 और 250, 150 का उसने प्रॉफिट कमाया। सिनेरियो नंबर 1। अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस हो जाती है कितनी? 190, तो 190 में बेच कर वो 90 का प्रॉफिट कमाएगा कि 210 का जो उसने पुट ऑप्शन ले रखा है वो ये करेगा? वो ऑब्वियसली 210 में बेचकर वो क्या करेगा? वो 110 का प्रॉफिट कमाएगा। दोनों सिनेरियोज में प्रॉफिट कमाना है, बट अपने लॉस के ऊपर एक कैप लगाने के लिए फ्यूचर में एक ऑप्शंस के ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है। अंडरलाइंग एसेट यहाँ पर क्या हो गया? CJ कंपनी का एसेट। और ये सब जो मैं काम कर रहा हूँ पुट और कॉल, ये सब जो ऊपर मैंने आपको बताया ऑप्शंस के तरीके, वो क्या है? डेरिवेटिव्स है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यही एग्जाम्पल पूरा यहाँ पर दिया गया, जो समझाया है वही मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में समझा दिया है। अब सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन है, जितनी चीज़ें आपको याद है सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब इसके अंदर आप इंक्लूड कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है? शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर्स आते हैं, सब तरीके की सिक्योरिटीज़ आती है, डेरिवेटिव्स आते हैं, यूनिट्स आती है, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाली चीज़ें आती है, ठीक है। ये देखिए म्यूचुअल फंड आ गया, सब चीज़ें यहाँ पर आती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती है, एंड आर फेवरेट सच अदर इंस्ट्रूमेंट, और राइट्स और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज़ भी इसके अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। बट सिक्योरिटी के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है?
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। क्यों भैया? इनके अंदर क्या कंबाइंड रिस्क होती है, एक तो लाइफ बेनिफिट रिस्क, अगर पर्सन की लाइफ चली गई तो, और जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है। कंबाइंड बेनिफिट रिस्क यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं आती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हो गया। अब हमको क्या करना है? अब हमको डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है कॉर्पोरेटाइजेशन का और डीम्यूचुअलाइजेशन का। हमने आपसे इस पूरे वीडियो में बोला था कि हम बेसिक्स को समझेंगे। क्या बेसिक्स हमने समझ लिया? यस, हमने एप्लीकेबिलिटी और हमने नॉन एप्लीकेबिलिटी को समझ लिया। फिर मैंने आपको बोला कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको समझाऊंगा। तो डेफिनेशन मैंने आपकी कॉन्ट्रैक्ट को आपको सबसे पहले समझाया, फिर डेरिवेटिव समझाया, उसके साथ में कमोडिटिव डेरिवेटिव मैंने आपको समझाया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कवर करवा दी, ठीक है। रेडी डिलीवरी, स्पॉट डिलीवरी, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कवर करवा दी है। लास्ट में हमने सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन भी देख ली है। इस तरीके से डेफिनेशन वाला हमारा सिलसिला यहाँ पर खत्म होता है। अब मुझे आपको समझाना है C&D। C&D समझाने के लिए पहले आप इन दोनों वर्ड्स को समझिए। कॉर्पोरेटाइजेशन यानी कि सर कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है, कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है यानी कि कंपनी बनाया जा रहा है। सर किसको? स्टॉक एक्सचेंज की बात चल रही है यहाँ पर। तो स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर बात चल रही है। इन स्टॉक एक्सचेंजेस को क्या बनाया जा रहा है? कॉर्पोरेट बनाया जा रहा है। तो पहले वो और कुछ थे क्या? मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा, ठीक है। और डीम्यूचुअलाइजेशन यानी कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप थी उसको खत्म किया जा रहा है, तो डीम्यूचुअलाइजेशन है। दो टर्म्स है हमारे पास में, इनको स्कीम्स के अंदर किया जाता है। स्कीम मतलब क्या होता है वो भी डेफिनेशन है, मैंने इंक्लूड नहीं की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया वोटिंग राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन करना, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना, ये सब स्कीम्स में आता है। एक एम्प्लॉय कंपनी की दूसरे एम्प्लॉय में जाते हैं, वो भी स्कीम के अंदर आता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब ज़रा मेरे साथ में रहना आप, ठीक है। मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ कि हिंदुस्तान में पहले होता क्या था। तो देखो बच्चों, पहले क्या होता था? स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस जो अपने आप में है ना, वो क्या है? जैसे आप नाम देखेंगे ना, NSE लिमिटेड, BSE लिमिटेड, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। ये रिकॉग्नाइज तो बाद में हुआ है। अभी दूसरा कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, पुराने पुराने बात कर रहा हूँ, वो सब भी स्टॉक एक्सचेंज थे, बट इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया रेगुलराइज करने के लिए, ताकि ये लोग सिक्योरिटीज़ का जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर चल रहा है उसको रेगुलराइज कर सके। ये पावर इनको कैसे मिली? ठीक है। सो पहले इंडिया में क्या होता था मैं आपको ये बता रहा हूँ, राइट। सो अब ये जो BSE NSE लिमिटेड है, ये क्या पहले से ऐसी थी क्या? नहीं, ये रिकॉग्नाइज्ड तो बाद में हुई। तो रिकॉग्नाइज इनको कैसे किया गया? तो पहले क्या होता था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स होता था, या फिर सोसाइटीज़ होती थी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ करती थी जो यहाँ पर काम कर रही है। अब स्टॉक एक्सचेंज कर क्या रहे हैं यार? देखो, मैं बिज़नेस कर रहा था, मैंने बोला है मुझे बिज़नेस करना है, तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में था, पार्टनरशिप में आया, मैंने अपना कंपनी बनाया, प्राइवेट कंपनी बनाया, पब्लिक कंपनी बनाया, मुझे लिस्टेड होना है। बट मुझे क्या समझ में आई यार कि मैं लिस्टेड होना, ये मुझे काम नहीं करना है, मुझे लोगों को लिस्ट करना है, मुझे कंपनीज को लिस्ट करना है, मुझे ये धंधा करना है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज बनो। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज बनते जाएंगे इंडिया के अंदर। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक्ट है हमारे पास में, हम उनको रेगुलराइज करते हैं, हम बताते हैं कि उनको रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, उनके पास में बहुत सारी चीज़ें जो उनको फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होते हैं, सोसाइटीज़ होती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो ये सब काम करते हैं, बट उनको कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है इवेंचुअली। तो क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये रिकॉग्नाइज तो हो चुके थे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज टेक ओवर कर लेती है जो उसका पूरा धंधा संभालती है। तो जब ये होता है उसको बोला जाता है, कंपनी में उसको कन्वर्ट कर दिया गया तो कॉर्पोरेटाइजेशन उसको बोला जाता है। अब पढ़ो, मीन्स सक्सेशन हो रहा है एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का। तो रिकॉग्नाइज तो बार बार नहीं होगा ना, एक बार रिकॉग्नाइज हो जाता है। बीइंग अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। तो पहले क्या था? एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था, ये सोसाइटी थी। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज उसको सक्सेशन कर लेता है, यानी कि उसको ले लेता है बीइंग अ कंपनी। और ये क्या है? ये एक कंपनी है, इनकॉर्पोरेटेड फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ पर है। सो ये तीन चीज़ें, असिस्ट करना, रेगुलेट करना और कंट्रोल करना, ये तीनों के तीनों काम कब आएंगे? जब कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। जब पहले आपका स्टॉक एक्सचेंज था तो यस, आप एक नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज थे, ठीक है, तो आप असिस्ट तो करते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब आप रिकॉग्नाइज्ड हो गए तो आप रेगुलेट करने लग गए, बट कंट्रोल करना बिजनेस को वो कब आता है? जब कॉर्पोरेटाइजेशन होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और काम क्या चल रहा है? बाय करना, सेल करना, डील करना सिक्योरिटीज़ के अंदर जब भी किया जाता है तो उसको एक कॉर्पोरेट
फॉर्मेट में डालने के लिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को कॉर्पोरेट लेवल में डालने के लिए कॉर्पोरेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बाद में हुआ क्या, ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई ना पूरी यहाँ पर लिखी हुई है कि 1950s में पहले या तो स्टॉक एक्सचेंज जो होते थे वो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ होती थी या बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होता था। उनका बेनिफिट क्या था करने का, उनका हमेशा मकसद था कि चूंकि सोसाइटी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो वो अपने ही मेंबर्स का बेनिफिट करेंगे ना। वो इन्वेस्टर्स के वर्किंग के लिए काम नहीं करते थे, वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते थे। तो एम.एच. कानिया की जो कमेटी थी उन्होंने बोला ये काम गलत है, काम करो कॉर्पोरेटाइजेशन करो, कॉर्पोरेट में चेंज करो इनको। सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ लाई। बट प्रॉब्लम क्या है, इससे एक अच्छी चीज़ हो गई। अच्छी चीज़ क्या हो गई कि पहले सोसाइटी है, अगर सोसाइटी यानी कि जो ओनर है और जो मैनेजमेंट है वो दोनों एक ही होते थे, खुद ही कमाते थे, खुद के लिए यूज़ करते थे, बराबर है। बट कंपनी में क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, कंपनी में तो शेयर होल्डर अलग है, मतलब पैसे लगाने वाले लोग अलग हैं, मैनेजमेंट अलग है। तो यहाँ तो हमें सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेटाइजेशन तो हो गया, उसके साथ में हमें डीम्यूचुअलाइजेशन भी करना पड़ेगा। ओनरशिप को और मैनेजमेंट को और ट्रेडिंग राइट्स को हमें एक सबसे अलग करना पड़ेगा। तो पहले तो उन्होंने बोला सेक्शन 4A के अंदर कंपल्सरीली जितने भी स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको 6 मंथ्स के अंदर अंदर कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात तो कंप्लीट हो गई, कॉर्पोरेटाइजेशन आपको समझ में आ गया। तो डीम्यूचुअलाइजेशन का टाइम आया। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं नेमली ब्रोकर्स, बराबर है। आनंद राठी है, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स हैं, राइट। अब मेंबर्स के पास में सारे राइट्स होना तो गलत बात है ना यार। इन मेंबर्स के पास में ओनरशिप नहीं रहनी चाहिए, तो ओनरशिप को यहाँ पर अलग कर दिया गया, मैनेजमेंट को यहाँ पर अलग कर दिया गया। तो इस प्रोसेस को बोलता है डीम्यूचुअलाइजेशन। सेग्रीगेट करना ओनरशिप और मैनेजमेंट को, किससे? ट्रेडिंग राइट्स। तो ट्रेडिंग राइट्स इन मेंबर के पास में है, अगर उनके पास में ओनरशिप भी रहेगी, मैनेजमेंट भी रहेगा, तो इंटरनल ट्रेडिंग का डर रहेगा हमेशा। तो इंटरनल ट्रेडिंग को दूर हटाने के लिए एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में डीम्यूचुअलाइजेशन भी होना चाहिए, कॉर्पोरेटाइजेशन के साथ में होगा ही होगा। C&D हमेशा साथ में ही होते हैं, बिल्कुल घबराइए मत। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप को अलग रखा और मेंबर्स को यहाँ पर अलग रखा। कौन से मेंबर्स? भैया ऐसे मेंबर्स जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और ऐसे मेंबर्स जो ट्रेडिंग करते हैं, बराबर है। तो वाइटल इंफॉर्मेशन वो जो रहेगी शेयर से रिलेटेड, प्राइजेस से रिलेटेड, वो किसके पास में रहेगी? वो रहेगी मैनेजमेंट ओनरशिप के पास में या फिर डिसीजन मेकिंग वालों के पास में, ट्रेडिंग वालों के पास में नहीं रहेगी, ठीक है। सो ट्रेडिंग वाले को अलग रख दिया गया और मैनेजमेंट ओनरशिप को अलग कर दिया गया। इसे डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। C&D साथ में हो रहा है, ठीक है। अब पढ़ लो डेफिनेशन। मीन्स द सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेडिंग राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद अ स्कीम अप्रूव्ड बाय सेबी। It is a term to describe transition from mutual association of exchange members operating on a non-for-profit basis। पहले सोसाइटी चलती थी, खुद के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, जो कमाते हैं खुद ही यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट बेसिस पे चलती थी, वो म्यूचुअल असिस्टेंस करते थे एक दूसरे का। अब वो नहीं करना है, अब लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी आ गई है। लिमिटेड अनलिमिटेड की बात नहीं चल रही है, लिमिटेड लाइबिलिटी की कंपनी आ गई जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है। शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है ना बॉस। तो जो मेंबर्स हैं, जो हमारे ब्रोकर्स हैं, वो अलग रहेंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास में डिसीजन मेकिंग पावर है, जिनके पास में ओनरशिप है, वो अलग है। ये ब्रोकर्स शेयर होल्डर्स को अकाउंटेबल है। इन ब्रोकर्स के पास में जो डिसीजन मेकिंग वाले ब्रोकर है वो अलग है और ट्रेडिंग वाले जो लोग हैं वो अलग है। ट्रेडिंग वालों के पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहने वाली है जो यहाँ पर है, डिसीजन मेकिंग की, ओनरशिप की, ये सब इनके पास में नहीं रहेगी। ट्रेडिंग वाले सिर्फ ट्रेड करेंगे ताकि इंटरनल ट्रेडिंग का यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क ना हो। एसेंशियली डीम्यूचुअलाइजेशन सेपरेट्स ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स फ्रॉम द राइट ऑफ एक्सेस टू ट्रेडिंग, ठीक है। सो ये पहले ऐसा हुआ करता था। प्राइवेट क्लब्स थे, रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, जिनका ऑब्जेक्टिव खुद का बेनिफिट करना था। बट अब ऐसा नहीं है। जो मेंबर्स स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी एक सीट लेते थे, जिनके पास में राइट टू ट्रेड ऑन द फ्लोर ऑफ द एक्सचेंज आता था, ये मेंबर्स होते थे। तो अब ये मेंबर्स या इंटरनल ट्रेडिंग करेंगे ना, तो स्टॉक एक्सचेंज जितने भी कंट्री में है वो स्टॉक ब्रोकर से डोमिनेट होते हैं, बराबर है। तो गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए ये सब काम किया गया, ठीक है।
Thus, demutualization in stock exchange was made mandatory by central government in 2003 to end brokers' control over the exchanges. I hope आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा demutualization का, कॉर्पोरेटाइजेशन का, मॉड्यूल की लैंग्वेज के साथ में, ठीक है, और साथ में हमने डेफिनेशन भी वर्ड टू वर्ड समझ ली है, ठीक है। तो पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, जिसको अब धीरे धीरे यहाँ पर लिस्टेड कंपनीज के थ्रू यहाँ पर डीम्यूचुअलाइज करके, कॉर्पोरेटाइज करके एकदम सही बनाया गया है। हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली NSE BSE ऐसे 2 रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है जिनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बातें कर ली है। CND की अगर हम यहाँ पर समरी देखें, ठीक है, CND की, तो कॉर्पोरेटाइजेशन में हमने क्या बात समझी है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सोसाइटी जो पहले हुआ करती थी, ये असिस्ट करने का काम तो करती थी, फिर ये रिकॉग्नाइज हो गई, बराबर है। जब ये रिकॉग्नाइज्ड हो गए तो ये रेगुलेट भी करने लग गए, बराबर है। बट अभी कंट्रोल करने की पावर्स इनके पास में नहीं थी। तो जब इनको कंट्रोल करना था तो इनको कॉर्पोरेटाइज किया गया, यानी कि कंपनी से इनको ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो कंपनी फॉर्मेट में रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में रहता है, वो यहाँ पर इसको ओवरटेक कर लेता है, बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग के काम को संभालता है। किसके बिहाफ पे? इसके बिहाफ पे। तो अब ये कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। इसी के साथ में हमें क्या देखना रहा, इसी के साथ में हमें करना रहा डीम्यूचुअलाइजेशन, बराबर है। तो डीम्यूचुअलाइजेशन इसके साथ में चलेगा हमेशा। तो डीम्यूचुअलाइजेशन में क्या हो रहा है, म्यूचुअल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, म्यूचुअल। तो म्यूचुअलाइजेशन में यानी कि पहले जो ये लोग थे ये सिर्फ अपने ही मेंबर्स का बेनिफिट करते थे, बराबर है, अपने ही मेंबर्स का। अब उसको यहाँ पर ख़त्म करके क्या किया गया, उसको ख़त्म करके यहाँ पर बोला गया कि बॉस लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में आप प्रॉफिट के लिए काम करो, क्योंकि अब 2 लोग अलग अलग हो चुके हैं। एक तरफ है शेयर होल्डर्स जो ओनर्स हैं, ठीक है, दूसरी तरफ है मेंबर्स जो यहाँ पर हमारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, ठीक है। इन स्टॉक ब्रोकर्स में भी 2 पार्ट कर दो भैया, एक ट्रेडिंग वाले लोग हैं, एक जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है इनके साथ में। तो इन दोनों के पास में सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन रहेगी, प्राइजेस की, वो सब कुछ इनके पास में नहीं रहेगी। और इसी को ओनरशिप और मैनेजमेंट इस पूरे की, इसके साथ में ट्रेडिंग राइट्स के साथ में सेग्रीगेशन करना, इस पूरे प्रोसेस को डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ में बेसिक्स हो गए, और ये वीडियो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिकरा का, यानी कि इस एक्ट का हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रिकॉग्निशन की, उसके प्रोसीजर की, डी रिकॉग्निशन की यानी कि विड्रॉल की भी हम वहाँ पर बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको पसंद आए होंगे, नोट्स पसंद आए होंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय।